फ्रेंड, तो आप सभी के लिए मैं आज दोस्तों आप सभी के लिए मैं सेकेंड ईयर का आज अगला वीडियो यानी ये 5वां वीडियो है। और दोस्तों ये फार्मेकोलॉजी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं जैसे नर्सिंग सर्जिकल में फार्मेकोलॉजी भी है, इंक्लूड किया गया है। तो उसी प्रकार से आज हम देखेंगे दोस्तों कुछ क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फार्मेकोलॉजी औषधि विज्ञान को। तो दोस्तों आप लोग इसको देखिए जरूर, इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि दोस्तों ये सिलेबस का है। सीधा सीधा हम बार बार कर रहे हैं कि ये सिलेबस का है, आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिए, वरना जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तैयारी कराएंगे तो आप लोग देखिएगा यहीं से बहुत सारे टर्म वहाँ पर भी रहेगा, तो फिर आपको दिक्कत होगा या आप लोग खुद पछतावा करेंगे कि काश मैं उस दिन वीडियो देखा रहता। तो इसलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जरूर देखिए और क्वेश्चन को समझिए पॉइंट बाय पॉइंट, इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं डिटेल में। तो चलिए करते हैं शुरू। औषधि विज्ञान के जनक कौन है, मतलब जो फार्मेकोलॉजिस्ट है उनका जनक कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप सभी देखिए 4 ऑप्शन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हिपोक्रेट्स है, पॉलबर्ग है, गैलेन है, लैंडस्टीन है। आपको बताना है कि औषध विज्ञान के जनक कौन है इसमें। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हिपोक्रेटस होगा। जी हाँ दोस्तों, हिपोक्रेटस जो है वो औषध विज्ञान का जनक है। अब नेक्स्ट इसका देखते हैं दोस्तों आगे। पॉइंट इसमें कुछ खास था नहीं क्योंकि यह वैज्ञानिक के नाम था। तो देखते हैं आगे इसमें। जी हाँ दोस्तों, तो अब नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे सामने कहता है एंटीबायोटिक्स किसके खिलाफ प्रभावी होती है। दोस्तों जो ऑप्शन दिया है इसमें बोल रहा है कि किसके खिलाफ इसमें प्रभावी है। तो ऑप्शन क्या है देखते हैं, एंटीबायोटिक किस में प्रभावी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है आप सभी को डेंगू का बुखार है, हैजा है, इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस ए है। तो दोस्तों देखिए डेंगू होता है जो मादा मच्छर के काटने से होता है। उसके बाद दोस्तों इन्फ्लुएंजा है और उसके बाद दोस्तों है ए है आपका हेपेटाइटिस ए है। तो दोस्तों हेपेटाइटिस ए बी सभी यकृत लीवर में होता है। हैजा दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा क्योंकि हैजा है दोस्तों वो एंटीबायोटिक प्रभावी होता है हैजा के बीमारी में। बाकी ये सभी दोस्तों वायरस जनित रोग है जो फैलता है, लेकिन हैजा जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फैलता है। तो चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, हैजा। तो एंटीबायोटिक में प्रभावित, एंटीबायोटिक किसमें प्रभावी है, इन चारों में, तो हैजा में ज़्यादा प्रभावी है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि क्या कहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो साथियों आप सभी देखते हैं एंटीबायोटिक्स प्रबल दवाएं हैं जो जीवाणु के संक्रमण का इलाज करती है। दोस्तों एंटीबायोटिक्स जो है वो ये क्या है, प्रबल दवाएं हैं जो जीवाणु बैक्टीरिया के संक्रमण के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में काम करती है। उसके बाद दोस्तों है एंटीबायोटिक्स वायरल संक्रमण का इलाज नहीं करेंगे क्योंकि वे विषाणु को नहीं मार सकते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ प्रभावी नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो होता है, ये वायरल संक्रमण को नहीं मार सकता है, क्योंकि दोस्तों ये सहायक होता है, इसमें उतना पावर नहीं है कि ये विषाणु वाले जो पेशेंट है या जो विषाणु से जनित बीमारी है उसको ये हटा सकता है, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जीवाणु के संक्रमण है, उसको हटा सकता है, इसलिए यह वायरस में प्रभावी नहीं है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला है, वे जीवाणु की संरचना या विभाजित या पुनरुत्पादन की उनकी क्षमता को नष्ट करके रोग प्रक्रिया पर हमला करते हैं। दोस्तों देखिए जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है जिसके कारण बीमारी होता है, उसको यह कमज़ोर करता है। एंटीबायोटिक्स उस पर हमला करके उस जीवाणु को कमज़ोर करता है और जो रोग होता है उसको ख़त्म करने का ये कोशिश करता है। जिसके द्वारा जीवाणु हुआ है उसी को ख़त्म कर देगा तो रोग ऑटोमेटिक कम जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक और पॉइंट है यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूँ, कह रहा है वे जीवाणु को कोशिका भित्ति बनाने से रोकते हैं। देखिए दोस्तों कोशिका भित्ति जो होता है वो जब कोशिका भित्ति बनाएगा तो क्या होगा, मजबूत हो जाएगा वो कोशिका एक जाल की तरह। तो वही कोशिका भित्ति ही बनाने से रोकता है कौन, एंटीबायोटिक्स। तो प्रश्न में यही कहता है कि वे जीवाणु के कोशिका भित्ति बनाने से रोकता है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या कहता है कि नेक्स्ट यहाँ पे आप सभी को कह रहा है दोस्तों रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगजनक कहा जाता है। जो सूक्ष्म जीव है जिसके द्वारा रोग पैदा होता है, बीमारी होता है, उसे हम रोगजनक कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कुछ रोग है, कुछ रोगजनक सूक्ष्म जीव है और होने वाला बीमारी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको दोस्तों सीधा सीधा आपको फिलअप मैचिंग या गलत सही में पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूं प्रोटोजोआ है दोस्तों, प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। ध्यान में रखिएगा, प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होगा। उसके बाद दोस्तों जीवाणु है, बैक्टीरिया के कारण ये सब बीमारी होगा, हैजा होगा, टाइफाइड होगा, टीबी होगा जिसको क्षय कहते हैं, और प्लेग होता है। आप सभी ये चारों को याद कर लीजिए, यहाँ पे लिस्ट दिया है। हैजा क्या है, जीवाणु बैक्टीरिया से है। उसके बाद टाइफाइड भी बैक्टीरिया है जीवाणु से, और क्षय रोग भी, टीबी जिसको बोलते हैं, वो भी जीवाणु से है, और प्लेग है ये भी क्या है, जीवाणु से ही है। अब दोस्तों देखते हैं कवक। कवक से क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कवक जो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए
कवक से क्या होता है, दाद होता है, टिनिया होता है, एड्स होता है। सॉरी दोस्तों, दाद और टिनिया जो है वो होता है कवक से। तो ध्यान में रखिए, दाद खाद खुजली किससे होगा, कवक से होगा और टिनिया होगा। तो दोस्तों ये है सारे बीमारी। और दोस्तों विषाणु से जो इम्पोर्टेंट है, एड्स है, सामान्य जुकाम हो सकता है जिसको हम इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी ए हो सकता है, पोलियो हो सकता है, इन्फ्लुएंजा ए भी हो सकता है और डेंगू बुखार हो सकता है। तो ये सारे दोस्तों विषाणु से वाला याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है विषाणु से। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पे प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, जीवाणु से हैजा, टाइफाइड, क्षय, प्लेग रोग, कवक से दाग, टिनिया और विषाणु से एड्स, जुकाम, हेपेटाइटिस बी ए, पोलियो, इन्फ्लुएंजा और डेंगू बुखार। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ और पॉइंट है, कहता है डेंगू बुखार विषाणु एंटीबायोटिक्स प्रभावी नहीं होती है। मतलब दोस्तों जो डेंगू बुखार है वो विषाणु से होता है, तो विषाणु से होने वाले में एंटीबायोटिक्स प्रभावी नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों हैजा है, हैजा बैक्टीरिया से होता है और एंटीबायोटिक प्रभावी होता है, तो इसलिए हैजा इसका राइट आंसर होगा। इन्फ्लुएंजा विषाणु से होता है और विषाणु में जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स प्रभावी नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों है, आप सभी को मैं बता दूं यहाँ पे हेपेटाइटिस ए है जो विषाणु से होगा और एंटीबायोटिक्स यहाँ भी प्रभावी नहीं होगा। तो आप सभी समझ गए होंगे कि एंटीबायोटिक्स कहाँ प्रभावी होगा, कहाँ नहीं प्रभावी होगा। मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में प्रभावी होगा एंटीबायोटिक और जो वायरस से होगा उसमें नहीं होगा। अब दोस्तों अगला यहाँ पे है, देखिए यहाँ अगला प्रश्न है, एक शिशु को ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम की तलाश में रहना चाहिए जब उसे हो रहा हो क्या। तो दोस्तों जब बेबी को क्या हो रहा हो तो उसे ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम की तलाश में रहना चाहिए ताकि उसका पता लगाया जा सके। क्या चीज़, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रतिरक्षा चिकित्सा, कीमोथेरेपी, फोटोथेरेपी और विकिरण उपचार। तो दोस्तों जो फोटोथेरेपी होता है, जब बच्चा को फोटोथेरेपी हो रहा हो तो उस समय ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम का ध्यान रखना चाहिए उसको। अब फोटोथेरेपी होता क्या है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों फोटोथेरेपी राइट आंसर है। अब देखते हैं फोटोथेरेपी के क्या संकेत हो सकता है। तो दोस्तों सोराइसिस, विटिलिगो या एक्जिमा जैसे त्वचा विकार। मतलब दोस्तों जो फोटोथेरेपी होता है एक प्रकार से चर्म रोग होता है, जैसे लाल धब्बा धब्बा ये सब निकलने लगेगा, सोराइसिस ये सब होता है जो चर्म रोग पर होता है, तो बच्चे में ही होता है। उसके बाद मनादशा और नींद विकार हो सकता है, मौसमी प्रभावी विकार जैसे अनिद्रा, सिरदर्द, थकान ये सब भी हो सकता है फोटोथेरेपी में। उसके बाद कैंसर और पूर्व कैंसर जैसे एसोफेजेल कैंसर, एंडोब्रोंचियल कैंसर और बैरेट एसोफेगस। नवजात शिशु जैसे हाइपर बिलिरुबिनियामा और पीलिया। दोस्तों नवजात शिशु में क्या होता है, हाइपर बिलिरुबिनिया होता है और पीलिया हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोथेरेपी। और फोटोथेरेपी जब हो तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम का तो शिकार नहीं हो रहा हो, तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अब फोटोथेरेपी की क्या जटिलता है देखते हैं। कहता है रेटिनल क्षति हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, रूखी सूखी त्वचा हो जाता है, उसके बाद गोनाल्ड क्षति होता है और कांस बेबी सिंड्रोम होता है। फोटोथेरेपी जब होगा तो ये सारे चीज़ होने लगेगा। चर्म रोग में भी प्रॉब्लम होगा तो वही फोटोथेरेपी होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी देखिए, खाली पेट कौन सी दवा दी जा सकती है। दोस्तों फार्माकोलॉजी है जहाँ पे दवा के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। तो खाली पेट कौन सी दवा दी जा सकती है, तो ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों थॉरोक्सिन, पेंटेप्राजोल और दोनों कोई नहीं। तो आपको बताना है कि खाली पेट इनमें से कौन सी दवा। तो सो फ्रेंड इसमें से थायरोक्सिन, पेंटेप्राजोल दोनों कोई नहीं, तो खाली पेट कौन सी दवा देना चाहिए। तो चलिए इसका राइट आंसर हम देखते हैं। तो दोस्तों इनमें से होगा कौन सा, ए होगा 3 नंबर इसका राइट आंसर, मतलब दोनों होगा। मतलब देखिए जो पेंटेप्राजोल है दोस्तों ये क्या होता है, ये पेंटेप्राजोल एक गैस का दवा होता है और जो थायरोक्सिन है ये एक थायराइड के लिए होता है, जो कि खाली पेट दवा दी जा सकती है, ये दोनों। अब दोस्तों चलते हैं कुछ जानते हैं इसके बारे में, दवा के बारे में, क्योंकि पढ़ना है फार्माकोलॉजी। कहता है अवशोषण बढ़ाने के लिए कुछ दवाएं खाली पेट दी जाती है। भोजन के साथ लेने के बाद दवाओं की प्रभावशीलता कम हो जाती है। जैसे जो दवा मान गए दोस्तों आप खाली पेट लेते हैं वो ज़्यादा प्रभावी होता है और जो भोजन के बाद लेते हैं वो कम प्रभावी होती है। इसीलिए ज़्यादा बॉडी पर क्षति ना पहुँचे, इसीलिए भोजन के बाद दवा का दिया जाता है बहुत सारे दवाओं को। कहता है थायरोक्सिन और पेंटेप्राजोल को सुबह खाली पेट लिया जाता है। थायरोक्सिन एक अबटू हार्मोन है जो अबटू अल्पक्रियता में दिया जाता है। पेंटेप्राजोल एक प्रोटोन पंप अवरोधक है जो पेट में अम्ल को कम करता है। जब गैस का प्रॉब्लम होता है तो पेंटेप्राजोल दिया जाता है और जब अबटू अल्पक्रियता में दिया जाता है कौन, थायरोक्सिन को।
जहाँ पे अबटू हार्मोन के प्रॉब्लम होने लगता है श्रावण में तो दिया जाता है। अब दोस्तों खाली पेट ली जाने वाली दवाई है एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ओमेप्राजोल, सल्फाडिजाइन, रिफैमिन, ओक्सासिलिन और मेथ्रोट्रेक्सेट, ये सब खाली पेट देने जाने वाली दवा है। कुछ और दवा का नाम है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कहता है 5% ग्लूकोज सलाइन का अर्थ क्या होता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि 5% ग्लूकोज सलाइन का अर्थ क्या होता है। तो चलिए जानते हैं, जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कहता है प्रत्येक 100 मिली में 0.5 ग्राम ग्लूकोज तथा 0.45 ग्राम सोडियम क्लोराइड। उसके बाद है प्रत्येक 100 ml में 5 ग्राम ग्लूकोज तथा 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड। दोस्तों सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी चेंज है, बाद बाकी ग्लूकोज और सोडियम क्लोराइड सभी में रहता है। तीसरा है प्रत्येक 100 ml में 5 ग्राम ग्लूकोज तथा 0.45 ग्राम सोडियम क्लोराइड। उसके बाद है प्रत्येक 100 ml में 0.5 ग्राम ग्लूकोज तथा 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों ग्लूकोज और सोडियम क्लोराइड सब में है, बस इसके क्वांटिटी चेंज है कि कितना कौन से क्वांटिटी में होगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक 100 ml में 5 ग्राम ग्लूकोज होना चाहिए तथा 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड होना चाहिए, तब जाके वो 0.5 ग्लूकोज सलाइन का अर्थ होता है। जी हाँ दोस्तों, 5% सलाइन ग्लूकोज का अर्थ क्या होता है कि 100 ml में 5 ग्राम ग्लूकोज और तथा 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड होगा। इसीलिए कहीं हॉस्पिटल में बोला जाता होगा कि 5% वाला ग्लूकोज का सलाइन लेकर आइए। तो देखिए अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है स्टीरॉयड यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव दर्शाती है। तो स्टीरॉयड निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव दर्शाती है आपको बताना है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन 1 है शोथरोधी, एलर्जी रोधी, प्रतिरक्षा दमनकारी, इनमें से सभी। तो आपको बताना है स्टेरॉयड जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव दर्शाता है इनमें से। तो इनमें से सभी दोस्तों, इनमें से सभी होगा। मतलब आपका शोथरोधी भी हो सकता है, प्रभाव में एलर्जी भी हो सकता है और प्रतिरक्षा दमनकारी भी हो सकता है। मतलब दोस्तों आप सभी समझिए कि जब स्टेरॉयड हो जाएगा आपको तो आपका एलर्जी भी हो सकता है और जो आपका शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है जो रोगों से लड़ता है उसको भी प्रॉब्लम पहुँचाएगा और शोथरोधी को भी यह नुकसान पहुँचाएगा स्टेरॉयड। तब चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स स्टेरॉयड हार्मोन का एक वर्ग है जो अधिवृक्क ब्रह्मांड में उत्पादित होता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मा भाग में उत्पादित होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अधिवृक्क ब्रह्मांड के भीतर कोलेस्ट्रॉल से संश्लेषित होता है। तो आप सभी दोस्तों समझिए कि अधिवृक्क से जो होता है कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है, अधिवृक्क में संश्लेषित होता है जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड नामक होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड इसके प्रकार होता है। की पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे कॉर्टिसोल, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन चयापचय को नियंत्रित करता है। मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है दोस्तों वो कोर्टिसोल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये सबको नियंत्रित करता है चयापचय में। और पॉइंट पढ़ लेते हैं यहाँ से। कहता है कृत्रिम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का उपयोग जोड़ों के दर्द या सूजन, एलर्जी की प्रतिक्रिया, अस्थमा, हेपेटाइटिस, सोथज, आंत्र रोग और एडिसन रोग के उपचार में किया जाता है। किसका उपयोग? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। कृत्रिम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को जोड़, दर्द, सूजन ये सब में किया जाता है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं आप सभी को। कहता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के दुष्प्रभाव से अस्थि सुश्रिता, केंद्रीय श्रीमी, दृष्टिपतल, प्रेरित आंखों की अस्थायी क्षति होती है। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर आपके शरीर पे इफेक्ट करता है तो हड्डी में, केंद्रीय जो ब्रेन होता है, आंख में सब पे प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कहता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के विशिष्ट अवांछित प्रभाव दवा प्रेरित कुशिंग लक्षण हो सकते हैं। मतलब दवा प्रभाव के प्रेरित जो है वो लक्षण अलग प्रकार से दिख सकता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अलग एक क्वेश्चन है। कहता है ओटीसी दवा लेना लाभप्रद होता है किसमें। दोस्तों समझेंगे कि ओटीसी होता क्या है और ओटीसी दवा किस में लिया जाता है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है हृदय आघात में लिया जाता है या गठिया में लिया जाता है या मांसपेशियों के दर्द में लिया जाता है या दस्त में लिया जाता है। आपको बताना है कि कब लिया जाता है ओटीसी दवा। तो दोस्तों ओटीसी दवा मांसपेशियों में दर्द होता है तब लिया जाता है। इसका राइट आंसर है ओटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवर द काउंटर ड्रग। जी हाँ दोस्तों, ओवर द काउंटर ड्रग। ओटीसी वे दवाएं हैं जो डॉक्टर के पर्चे के बिना आम जनता द्वारा उपयोग के लिए सुरक्षित और प्रभावी है। मतलब दोस्तों ओटीसी ऐसी दवा है जो बिना डॉक्टर के लिखे हुए आम लोग भी इसका यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से।
इसे प्रिस्क्रिप्शन डी कंट्रोल्ड ड्रग्स भी कहा जाता है, प्रिस्क्रिप्शन डी कंट्रोल्ड ड्रग भी कहा जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सिम्प्टोमेटिक राहत के लिए किया जाता है, ना कि डॉक्टर के पर्चे की दवाई के विकल्प के रूप में। दोस्तों इसको जो है वो सिम्प्टोमेटिक राहत, मतलब जो आपके असर दिख रहा है उससे राहत मिल जाएगा, ना कि यह डॉक्टर लिखा और उसके बदले में आप ले सकते हैं। ओटीसी दवाओं को क्या क्या लाभ हो सकता है, तो वो लाभ जोखिम से अधिक है। ओटीसी दवाओं के लाभ जोखिम से अधिक है, कम दुरुपयोग है, उपभोक्ता व स्वनिदान स्व उपचार आत्मा प्रबंधन के में सक्षम है, यह पर्याप्त रूप से लेबल किया गया है, स्वास्थ्य चिकित्सकों की ज़रूरत नहीं है इसमें ओटीसी दवाओं में। ओटीसी का क्या नुकसान हो सकता है, तो रोगी गलत दवा चुन सकता है। जैसे ओटीसी में तुरंत इलाज के लिए, तुरंत राहत के लिए होता है, वो क्या करता है, रोगी गलत दवा भी खा सकता है, रोगी को प्रतिक्रियाओं या बातचीत का पता नहीं हो सकता है, अप्रभावी उपचार के परिणाम स्वरूप रोग की प्रगति हो सकती है। ओटीसी दवा ज़्यादा दिन तक खाते रहिएगा दोस्तों, रोग का पहचान नहीं होगा और दवा आप खाते रहिएगा तो बीमारी और बढ़ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक माया डाइट्रिक है, एट्रोपिन है, एड्रीनाइनिल है, या उसके बाद नोवोकेन है, या सिल्वर नाइट्रेट है। आपको बताना है कि इनमें से कौन माया डाइटिक है, एट्रोपिन, एड्रीनालिन, नोवोकेन, सिल्वर नाइट्रेट। तो एट्रोपिन माया दोस्तों माया डाइट्रिक है। जी दोस्तों माया डाइट्रिक है कौन, यहाँ पे एट्रोपिन के लिए दिया जाता है। संकेत क्या है देखिए यहाँ पे, पूर्वाकाल यूवाइटिस उपचार, तीव्र पूर्वाकाल खंड सूजन, पक्ष सिचेनिन के गठन में कम करे, मंद दृष्टि में ओक्यूजन चिकित्सा के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो मंदबुद्धि के होते हैं, जैसे जिनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, दिमाग नहीं नर्वस है, उस प्रकार से माया डाइट्रिक्स का उपयोग किया जाता है ये सारे एट्रोपिन नामक दवाई में। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी को मैं बता दूं सेकेंड ईयर का ये कुछ फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन था, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार।